बहन दोस्तों लेकर के आ गए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न, जो कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उत्तर बताने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में उत्तर। पिछले वीडियो में मैंने पूछा भी था, इसका आपको बताना था। इसके आगे के प्रश्न पर और हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पर्यावरण के लिए खतरा है, कमेंट में बहुत से मित्रों ने सही उत्तर बताया था, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें तो अपने आप इसमें आ ही जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी के माध्यम से निरंतर पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार अपनी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके आपको हमसे जुड़ना है, जुड़ ही गए होंगे। बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और तैयारी को मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण शब्द खाली स्थान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है पर्यावरण शब्द, ये आपको बतलाना है। जल्दी से कमेंट में उत्तर दे दीजिए। पर्यावरण शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। टॉप 50 स्टडी आपको सर्च करना है और क्रम से पूरे वीडियो आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी का वो हिस्सा बताना है जहाँ पर जीवन यापन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए कहा जाता है क्या, अपन लोग कहाँ पर रहते हैं? तो स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। कमेंट में भी आप लोग जरूर उत्तर बताते जाए हमारे बताने से पहले। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। कमेंट में उत्तर बताना है दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसे 50 प्लस वीडियो हमारे चैनल पर पर्यावरण के उपलब्ध हो चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट है पर्यावरण टेस्ट एवं कक्षा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको 50 प्लस वीडियो ऐसे अभ्यास प्रश्न पत्र एक से एक प्रश्नों के मिलेंगे। जरूर पढ़िएगा, तैयारी मजबूत होगी, बड़ी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए आपको यहाँ पर बता देंगे, ऊपरी परत पूछ रहा है जो मनुष्य जीवन को मदद करने में भी क्या है, सक्षम है, तो वह कहा जाती है ओजोन परत या ओजोन मंडल। याद रखिएगा, ओजोन मंडल। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस रूप में उपलब्ध है? यहाँ पर क्षेत्र बता रहे हैं, तो वहाँ पर पानी कैसा है? पहले गैस के रूप में, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। जल्दी से बता दीजिए कि पानी तीनों रूपों में जहाँ पर मिलता हो तो वह क्या है? हाइड्रोस्फीयर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। आगे देखते हैं। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग खालिस्तान फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है। कितने फीसदी हिस्से में जल है? जल्दी बता दीजिए पृथ्वी के सतह के। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बड़ा सरल है। तो कितने? 70%। ठीक है ना, 70% पर जलमंडल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? जल्दी से बता दीजिए, स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं दोस्तों। लाइक जरूर कर दें, अभी तक ना किया हो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक करें, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। हाँ बिल्कुल कर दीजिए, इतना तो काम करना ही है आपको। लाइक करें तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? सबसे पुराना आपको बताना है एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान भारत का। तो आपको बता दें कि वह क्या है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, BNHS, मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई सबसे पुराना है ये। सलीम अली खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित हैं। कई बार पूछा गया है इनसे संबंधित प्रश्न, क्योंकि आप पहचानने में आसानी होती है कि जब आप पर्यावरण का पेपर दे रहे हैं तो अधिकतर तो उन्हीं से संबंधित पूछे जाएंगे। तो सलीम अली भी यदि आ जाएं तो याद रखिएगा पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हैं। कई बार अलग भी पूछ लेता है, लेकिन आपको जब ना बने तो जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हो उस पर लगा लिया करो। तुक्का ना बने तो वैसे तो पढ़ के जाओ, सही बताओ, जो अलग भी पूछ सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बता दीजिए। वनस्पति सर्वेक्षण
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 शहरों के नाम दिए हैं, 3 में हमें कहीं उत्तर नहीं दिख रहा है, चौथा देख लेते हैं, कोलकाता। हाँ, तो बिल्कुल इसका उत्तर सही हो जाएगा, कोलकाता में है। ठीक है, एक और अच्छा प्रश्न आ गया। निम्न में ऐसे कौन से कण पदार्थ के भाग हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देखें, सल्फेट, नाइट्रेस, अमोनिया, सोडियम, ब्लैक कार्बन, खनिज कण और पानी। ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या पहचानना है कि कण पदार्थ के भाग कौन कौन हैं, वो आपको पहचानना है। तो आपको बता दें कि सल्फेट नाइट्रेटस है, अमोनिया सोडियम भी है, ब्लैक कार्बन खनिज कण और पानी, ये सब कुछ है। तो ये डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ठीक है। भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? आपके मोबाइल में है क्या वो एप्लीकेशन जो भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? उस मोबाइल एप्लीकेशन का आपको नाम बता दें तो वह कौन सा है? तो वह है सफ़र एयर। क्या? सफ़र एयर। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने के बाद कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो बेल आइकन को दबाएं साथ में और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है ना, तो आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें उससे पहले बता दें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, वहाँ पर भी जुड़ जाएं। लाइव क्लास के पहले वहाँ पर हम आपको लिंक देते हैं क्लास की, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए किए गए मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सत्य है? अभी अपन ने सफ़र एयर के बारे में पढ़ा कि सफ़र एयर क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे अपन वायु की गुणवत्ता जांचते हैं। तो इसके लिए कौन सा कथन इसमें से सही हो जाएगा वो आपको बतलाना है। तो देखें, इस एप्लीकेशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसको याद रखना, MOES द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही, उनके द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत का पहला वायु गुणवत्ता जांच मोबाइल एप्लीकेशन को पुणे महाराष्ट्र से उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने नहीं। जब ये सही हो गया तो ये कैसे करेंगे? वर्तमान में एप्लीकेशन सेवा केवल पुणे, दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पुणे, दिल्ली और मुंबई के लिए, इसलिए आपने अभी डाउनलोड नहीं किया, आपके मोबाइल में नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, मुंबई में है, इसलिए वहाँ के लिए है। जब आपके यहाँ प्रदूषण होगा तो यहाँ भी लॉन्च कर देंगे। निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट बता दें कि नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न एक प्रमुख पर्यावरण समस्या नहीं है। तो आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है, तो समस्या है, उत्तर ठीक नहीं होगा। अम्ल वर्षा में भी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है ना। समताप में ओजोन रिक्तीकरण, ये समस्या नहीं, ये नहीं होता है, समताप में ओजोन रिक्तीकरण नहीं होगा, सुपोषण है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो हो जाए, कौन सी समस्या नहीं है, समताप मंडल में ओजोन रिक्तीकरण। आगे, निम्न में से कौन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कई बार पूछा गया प्रश्न, बड़ा सरल प्रश्न है। तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपको बताना है। जल वाष्प तो है, हाँ, नाइट्रोजन नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मैली से निर्मल खालिस्तान पुनरुद्धार योजना का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की सिफारिश पर शुभारंभ किया गया। मैली से निर्मल कौन सी योजना? बिल्कुल सही, मैली से निर्मल यमुना योजना, यमुना नदी है, ठीक है ना, यमुना योजना का शुभारंभ किया गया है। भारत हर साल 4.3 लाख टन खतरनाक कचरा उत्पन्न करता है। सोचो, इस खतरनाक कचरे से निकले 2 रसायनों से सीधे संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उन 2 रसायनों के नाम बताएं, ठीक है ना। तो सीधा इनसे रसायन निकलता है तो उससे क्या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन से हैं सीधे डायरेक्ट? तो आपको बता दें कि पारा तो रहता है लेकिन आर्सेनिक नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा उत्तर ठीक, ये भी ठीक नहीं होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ, पारा और साइनाइड, ठीक है, ये उत्तर ठीक हो जाएगा, डी, पारा और साइनाइड, बहुत खतरनाक है। किस कन्वेंशन के तहत भारत एक तय सीमा के अंदर
ओडीएस ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ के उत्पादन व खपत को नियंत्रित करेगा। जल्दी बता दीजिए किस कन्वेंशन के तहत करेगा, तो वह कौन सा कहलाता है? आपने इसके बारे में पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो तो। वह कहलाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे संबंधित एक प्रश्न तो कम से कम आते ही है, पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाना, बहुत सारे आपको वीडियो कक्षाओं के भी मिल जाएंगे हमारी प्ले लिस्ट में, बहुत से ऐसे अभ्यास प्रश्न मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? जल्दी बता दीजिए। जल में पाए जाने वाले, हाँ बिल्कुल सही, कछुओं की 5 प्रजातियों में से सबसे अधिक आबादी वाली जो प्रजाति है वह कौन सी है? तो वह है ओलिव रिडले। कौन सी है? ओलिव रिडले। समुद्री कछुओं की ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का, ठीक है, WWF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वो वाला नहीं बताना, टीवी में लड़ाई आती। ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है ना, का आधिकारिक प्रतीक है। यह जानवर किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है जानवर? तो वह पाया जाता है विशालकाय पांडा। कहाँ पर पाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही, चीन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है WWF का? विशालकाय पांडा। इसको भी याद रखना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई? इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपको बता दें, वह हुई थी सन 1916 में। कब हुई? 1916। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? ये कई बार पूछा गया, देहरादून में। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था देहरादून में जो हुई थी, तो वह था वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हुआ था, ठीक है ना। ये वन विभाग के अधिकारियों को और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान वहाँ पर किया जा सके। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, क्या हैं? कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एक हैं कि ज़्यादा हैं? जल्दी पहले तो ये समझें, और एक हैं तो कौन सा है? तो बता दें कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है केवल यूरेनियम, ठीक है ना। कौन आता है नवीकरणीय स्रोत के अंदर? केवल यूरेनियम। दोस्तों आपको और अच्छे से व्यवस्थित पढ़ना हो तो ऐसे भी कर सकते, टॉप 50 स्टडी पर्यावरण लिख दें तो आपको पर्यावरण के हमारे वीडियो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट नहीं मिल पाती है तो बाकी आप बाल विकास पढ़नी हो तो टॉप 50 स्टडी बाल विकास ऐसे सर्च कर लें। संस्कृत पढ़नी हो टॉप 50 स्टडी संस्कृत। सोशल साइंस पढ़नी, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी हो, सब सब्जेक्ट के हमारे यहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे, ज़रूर पढ़िए। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से खालिस्तान से बना है। जीवाश्म ईंधन किससे बना है? हाँ जल्दी से कमेंट उत्तर जरूर दिया करें, बाद में बताना आपकी आप पे कितने उत्तर बने हैं सही। तो आपको बता दें जीवाश्म ईंधन बना है कार्बन से। किससे बना है? कार्बन से। पनबिजली खालिस्तान की श्रेणी में आती है। पनबिजली किसकी श्रेणी में आती है? तो आपको बता दें कि पनबिजली जो है वह क्या है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत, ठीक है ना, ऊर्जा के अक्षय स्रोत की श्रेणी में आती। अक्षय मतलब ना क्षय होने वाला थी अक्षय। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? कोयले की श्रेणियां दी हैं तो इनमें से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली श्रेणी कौन सी है? तो आपको बता दें कि सबसे अच्छी जो गुणवत्ता वाली श्रेणी कहलाती है वह कहलाती है एंथ्रेसाइट। कौन सी है? एंथ्रेसाइट, कोयले की। जिसने अभी तक लाइक ना किया हो तुरंत दोस्तों लाइक करना, और अपने कम से कम 3 ग्रुपों में इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना, और भी मित्र जुड़ें और पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जलता कोयला पर्यावरण में खालिस्तान छोड़ता है। वेरी वेरी IMP प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? तो आपको बता दें कि जब कोयला जलता है तो वह पर्यावरण में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। क्या छोड़ता है?
कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। इनमें से एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है। गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत पूछा गया है, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। चलिए प्रश्न के साथ दे रहे हैं, अब फटाक से कमेंट कर दीजिए कौन है। बिल्कुल सही, गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत इनमें से हो जाएगा। वह है कौन? वह है कोयला। कई में तो बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, कमेंट में खुशी होती है उनकी तैयारी देख करके। जो लगातार कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं, निश्चित मान करके चलना, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, इसको और अच्छी करना है और पेपर में भी ऐसे सही उत्तर दे करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जॉब लगेगी। मेरी शुभकामनाएं बहुत हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है? अक्षय स्रोत नहीं है ऊर्जा का, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सौर ऊर्जा तो है, आपको पता होगा। पन बिजली अभी बता ही चुके हैं। भूतापीय ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का अक्षय स्रोत बायोमास ऊर्जा नहीं है। बाकी ये 3 हैं। दोस्तों इसके बाद स्क्रीन पर हम आपको एक प्लेलिस्ट देने वाले हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो पर्यावरण के और वीडियो मिल जाएंगे। बाकी हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? ठीक है ना, निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा जो स्रोत हैं तो अधिकांश नुकसान होता है उनका, जल्दी बता दीजिए। तो वह क्या है? तो वह है अविश्वसनीय आपूर्ति, इसके कारण। ठीक है दोस्तों, टॉप 50 स्टडी आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, चैनल से जुड़ जाना है, तुरंत सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, टॉप 50 स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कीजिए और भी वीडियो आप देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। जुड़ रहिए। जय हिंद।